हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 25 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमने लिए हैं जिनमें कि एफडीआई, एफपीआई, यूनिवर्सल बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक, असेट मैनेजमेंट कंपनी, इस तरह की टर्म यूज़ हुई हैं और इनके बारे में आपको सरल शब्दों में बताया जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को इक्विटी में निवेश किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 36 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए, समझते हैं कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, एफपीआई का मतलब क्या है और एफडीआई से ये किस तरह से अलग है, ये सभी हम देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप हेडिंग भी देख लीजिए। At 36 billion US dollar, FPI inflows into equities at record high since fiscal year 13। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि 10 मार्च 2021 तक 36 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है भारतीय इक्विटीज़ में हुआ है। तो एफपीआई का मतलब क्या है यहाँ पर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये जो हमारा फिस्कल ईयर 2012-13 के बाद से अब तक का सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में जहां 36.3 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई ही भारत को प्राप्त हुई थी, वहीं जनवरी एंड तक इस साल 44 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई भारत में आई है। तो एक तो हो गया, देखिए आपके पास एफपीआई जिसकी हमने यहाँ पर बात की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक हो गया आपका एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसकी हमने यहाँ पर बात की। अब बात करते हैं कि एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या है, सरल शब्दों में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं एफपीआई। देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन है सिंगापुर से, तो वो क्या करता है, वो भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं एफडीआई की। वही जो पर्सन है सिंगापुर से, वो अब क्या करता है, भारत में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एफपीआई क्या हुआ, जब भारतीय स्टॉक मार्केट में कोई बाहर का बंदा, ठीक है, कोई बाहर का पर्सन इन्वेस्ट करता है, वो होता है एफपीआई, ठीक है। और एफडीआई क्या हुआ, जब भारतीय कंपनी में वही बाहर का बंदा इन्वेस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। देखिए, जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसको कियोस्क बोलते हैं, ये है ना। तो एटीएम भी एक तरह का कियोस्क होता है, और आप जब एयरपोर्ट पर जाते हैं या फिर मेट्रो सर्विसेज में जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो फूड स्टॉल लगे रहते हैं या बूथ होते हैं, उनको भी कियोस्क बोलते हैं। तो इस तरह का जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, इसे कियोस्क बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए, जो वर्ल्ड का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है विशाखापट्टनम में। किसके द्वारा, मैत्री एक्वाटेक के द्वारा। तो जैसा कि यहाँ पर लाइन से पता चल रहा है कि फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क, तो इन्होंने क्या किया है, ये एक जो कंपनी है मैत्री एक्वाटेक, तो फ्रेंड्स इनकी एक मेघदूत नाम की एक टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है, जिसके तहत एयर से वाटर हार्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एयर से वाटर बना रहे हैं। और इसमें जो है, ये इनिशिएटिव जो है विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और प्रोजेक्ट सेवा, जिसका मतलब है सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस फॉर वाटर एंड हेल्थ, इनके द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, ये फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म, वॉश, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने वाटर नॉलेज सेंटर भी स्थापित किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग ग्राउंड वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक बैंकों यानी यूनिवर्सल बैंक जो होते हैं और लघु वित्त बैंकों यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्यामला गोपीनाथन। तो देखिए,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है। किस लिए बनाई है कि जो भी आवेदन आएंगे यूनिवर्सल बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप करने के लिए, उनका मूल्यांकन किया जाएगा, उनको उनकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, क्या वो उस पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं। तो इससे यहाँ पर ये मतलब है इस कमेटी से। जुड़े रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए इस कमेटी में 5 मेंबर हैं और इसको हेड कर रही है श्यामला गोपीनाथ, जो कि आरबीआई की फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं। अदर मेंबर्स कौन कौन हैं इसमें? रेवाती अय्यर, बी महापात्रा, टी.एन. मनोहरन और हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर। और इस पैनल का जो टेन्योर है ये 3 साल का रहेगा। अब देखिए यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं। देखिए यूनिवर्सल बैंक वे होते हैं जो कि एक साथ 3 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। पहली है रिटेल बैंकिंग, दूसरी है होलसेल बैंकिंग, तीसरी है इन्वेस्ट बैंकिंग। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। रिटेल बैंकिंग क्या हुआ? वही जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं सभी बैंक, जैसे चेकिंग, सेविंग अकाउंट्स और ओवरड्राफ्ट्स, लोन्स, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, ठीक है, सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस। तो इस तरह की जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो रिटेल बैंकिंग कहलाती हैं। होलसेल बैंकिंग क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है होलसेल, यानी ये काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है लोन देते हैं किसको? गवर्नमेंट को और जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। यानी आप काफ़ी बड़ी मात्रा में लोन जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसके लिए आपका स्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए, बैंक भी काफ़ी मजबूत होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। साथ ही आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरह भी कार्य कर रहे हैं, यानी आप एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, और सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग और रेसिंग कैपिटल, सिक्योरिटीज़ अंडरराइटिंग, इस तरह से भी आप काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये शब्द लिखा है एसेट मैनेजमेंट, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ का नाम आपने सुना होगा, तो इसके बारे में देखिए हम जल्दी से समझते हैं। देखिए मान लीजिए आप जो है बिज़ी हो, या फिर आपका जो है शेयर किसी कंपनी में शेयर लेने का या शेयर परचेस करने का आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप चाहते भी हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते कि किस तरह से हम किसी कंपनी में शेयर परचेस करें। तो आप क्या करेंगे? आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कॉन्टैक्ट करेंगे, यानी म्यूचुअल फंड को कॉन्टैक्ट करेंगे। अब ये म्यूचुअल फंड जो है या फिर ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये आप ही की तरह 10-12 बंदे और देख लेंगी, ठीक है, उनसे वो मनी ले लेंगे, ठीक है। अब जो इनके पास वो पूरी मनी इकट्ठी हो गई है, उसको अब ये उस बैंकिंग उसे जिस कंपनी में शेयर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। वहाँ से शेयर ले लिया। अब जब इनको रिटर्न मिलेगा उस कंपनी से, अपने शेयर पे जो रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न को ये आपके साथ फिर साझा कर देंगे। और इस पूरा प्रोसेस करवाने के लिए, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए ये अपना कुछ कमीशन भी लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं। आई होप आपको यूनिवर्सल बैंक और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन में बात हुई थी स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आप जानते ही होंगे कि जो भारत में अनसर्व्ड या फिर अनबैंक्ड रीजन है या फिर सेमी अर्बन रीजन है, जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं इतनी अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाई हैं, तो वहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को पहुँचाया जा रहा है। तो ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और लैंडिंग फैसिलिटी भी देते हैं। साथ ही इनमें जो मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल होती है 200 करोड़ रुपए की होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दुबई इंटरनेशनल। तो देखिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे DXB बोलते हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। किस तरह से बन गया है? देखिए एक ये मैगस्टर नाम का एक डिजिटल मैगजीन प्लेटफॉर्म है, इनकी ऐप भी है। तो इसकी ऐप को अगर आप जो है इंस्टॉल करेंगे और आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जैसे ही एंट्री करेंगे, तो आपके लिए जितने भी यहाँ पर 7000 से ज़्यादा मैगजीन्स हैं, काफ़ी अच्छी मैगजीन्स जो हैं, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। आप एयरपोर्ट पर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसकी रीडिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने इसके लिए मैक्सटर नाम का जो ये प्लेटफॉर्म है या एप्लीकेशन है, इसके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका आंसर होगा वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट। टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर प्रदर्शित किए जाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने? Who became the first transgender man to star on the front cover of Time magazine? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सीधे सही जवाब पर लिए चलते हैं। एलियट पेज। तो फ्रेंड्स, ये टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर प्रदर्शित होने वाले
पहले जो है ट्रांसजेंडर मैन बन गए हैं। नाम याद रखिएगा, एलियट पेज। और ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हो चुके हैं, एक्टर हैं ये। और नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ है द अम्ब्रेला एकेडमी, इसमें भी इन्होंने लीडिंग रोल अपनाया है। मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है? एज पर अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिलिट्री डायरेक्ट, विच कंट्री हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। तो फ्रेंड्स, ये एक डिफेंस वेबसाइट है मिलिट्री डायरेक्ट, तो इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें इन्होंने कहा है कि चाइना के पास जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है और इंडिया जो है इसमें चौथे नंबर पर है। अच्छा, बात करते हैं आगे। तो यूएसए इसमें दूसरे नंबर पर है, ठीक है, इसके 74 पॉइंट हैं और चाइना के 82 पॉइंट हैं और रशिया के 69 पॉइंट हैं यानी 69 पॉइंट है और इंडिया के 61 पॉइंट हैं और भारत जो है चौथे नंबर पर है और फ्रांस जो है इसमें 5वें नंबर पर है। साथ ही आप इसने ये भी बताया है कि जो मिलिट्री पर जो सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर जो खर्च करती है वो है यूएसए, दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर है हमारा भारत, ठीक है। किस संघ के सदस्य संयुक्त अभ्यास पाबी एंटी टेरर 2021 आयोजित करेंगे? मेंबर्स ऑफ विच ब्लॉक विल होल्ड द जॉइंट एक्सरसाइज पाबी एंटी टेरर 2021? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, SCO। SCO का मतलब है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा आप देखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डिसाइड किया है कि हम पैबी एंटी टेरर 2021 ये एक जॉइंट एक्सरसाइज को जो है हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये डिसीजन कहाँ लिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये जो है एक बार PCS परीक्षा में, यूपी PCS की परीक्षा में भी ये पूछा जा चुका है और शायद ही IAS के पेपर में भी पूछा गया था, मल्टी स्टेटमेंट वाले जो आंसर क्वेश्चन होते हैं उसमें। देखिए, ये कहाँ पर डिसाइड किया गया कि हम इस तरह की एक्सरसाइज को जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है, यहाँ पर एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स जो बोलते हैं, इसकी 36वीं मीटिंग हुई। अब जो ये रैट्स है फ्रेंड्स, ये SCO का ही परमानेंट मेंबर है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि रैट्स जो है निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है? तो ऑप्शन दे दिया जाएगा ब्रिक्स, नेटो या फिर SCO या फिर सार्क। तो उसमें आंसर होगा आपका SCO। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। खुद से इसी तरह से क्वेश्चन बना लीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि रैट्स किसका जो है एक परमानेंट मेंबर है, याद रखिएगा SCO। अच्छा, आगे बात करते हैं SCO के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान को छोड़कर जो बाकी की कंट्रीज़ हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं SCO की, ठीक है। और SCO का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। और 2017 में कजाकिस्तान की जब जो पहले राजधानी हुआ करती थी अस्ताना, अब तो इसका नाम बदल कर दिया है इन्होंने नूर सुल्तान, ठीक है। तो यहाँ पर एक मीटिंग के दौरान इंडिया और पाकिस्तान को जो है SCO का फुल मेंबर बनाया गया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत जो है किस वर्ष SCO का फुल मेंबर बना था? तो आंसर होगा 2017 में। साथ ही देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था रैट्स, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ताशकंद में है। ये भी आपको जानना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये परमानेंट ऑर्गन है SCO का, जो कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जो है अपनी योजना बनाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि SCO का जो क्रिएशन है, इसकी बात सबसे पहले 15 जून 2001 में जो है अनाउंस की गई थी कि इस तरह का एक समूह बनाया जाएगा और इसका जो चार्टर है ये 19 सितंबर 2003 को लागू किया गया। इसका फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो हमारे PDF वाले मेंबर हैं उनको तो ये PDF में ही मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 1300 लाइट, ये है आपका पास एक मिनट, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स। ये फ्रेंड्स, ये यहाँ पर रॉन्ग ट्रांसलेशन हो गया है। इस लाइट का मतलब है हल्का, ठीक है, यहाँ पर ये प्रकाश नहीं है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ अनुबंध किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, MDSL। MDSL का मतलब है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड। देखिए, जानते हैं क्या है इसका मतलब। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स LSV
ये सप्लाई करने का एक समझौता किया है। 1056 करोड़ रुपए का ये समझौता हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस कंपनी के साथ जो है LSV प्रोवाइड कराने के लिए या सप्लाई कराने के लिए समझौता किया है। तो LSV की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप याद रखिएगा। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स इसकी फुल फॉर्म है। तो जो इस तरह के ये लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स होते हैं, तो ये किस लिए काम आते हैं? मशीन गन्स हो गई, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स हो गए, या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो गई, तो इनको ये जो है लेकर चल सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कैरियर का काम यहाँ पर ये करते हैं। और जो है 4 साल के अंदर अंदर महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड जो है ये 1300 LSV प्रोवाइड करा देगा इंडियन आर्मी को। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पैडलर कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अचंता शरद कमल। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पैडलर लिखा है ना, पैडलर, तो देखिए ये आपने बोर्ड देखी होगी। तो जो ये इसके 2 हैं जिससे हम पानी को पीछे पुश करते हैं और खुद हम आगे को चलते हैं, तो ये जो ब्लेड्स हैं इनको पैडल भी बोलते हैं। पैडल के कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको भी पैडल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो भी इस तरह से इसके समान जो गेम्स होते हैं, जैसे ये पैडल है, और आप ये टेबल टेनिस का रैकेट देख सकते हैं, है ना, इसी तरह से लॉन टेनिस का जो होता है। ठीक है, तो ये सभी गेम जो है इनको पैडलर बोलते हैं, जो इनके खिलाड़ी होते हैं। ऐसे ही ये टेबल टेनिस के जो प्लेयर है, तो यहाँ पर लिखा है भारतीय पैडलर, यानी टेबल टेनिस प्लेयर। ठीक है, तो जो इस तरह के रैकेट से खेलते हैं, या फिर आप जो भी इनको कहना चाहें, उनको पैडलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे लॉन टेनिस में भी इसी तरह का होता है ना, जिससे खेलते हैं, और इसी तरह से टेबल टेनिस में भी होता है, तो इनको पैडलर बोलते हैं। साथ ही इसी तरह सोकर आप जानते होंगे कि फुटबॉल के लिए यूज़ होता है, और प्यूजिलिस्ट बोलते हैं बॉक्सर को। तो ये सभी टर्म जो है एक दूसरे के साथ यूज़ की जाती है, एक दूसरे के बदले में यूज़ की जाती है। अच्छा, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो अचंता शरद कमल ये जो है फर्स्ट इंडियन पैडलर बन गए हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, और किसे हराया इन्होंने? पाकिस्तान के मोहम्मद रमीज़ को हराया है। कहाँ पर हराया है? एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट जो कि दोहा कतार में हुआ है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक ई टेंडरिंग पोर्टल जिसका नाम है प्रणीत लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पावर ग्रिड। साथ ही फ्रेंड्स, आपको पहले ये बता दें कि पावर ग्रिड जो है ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, काफ़ी बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक सेक्टर पे, और इसने एक प्रणीत नाम का टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए? जो भी अब टेंडरिंग का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो सके, और पेपर वर्क भी कम हो सके, और ऑपरेशन भी काफ़ी इजीली और जल्दी हो सके। तो बेसिकली किस लिए है? ये टेंडरिंग प्रोसेस के लिए है। ठीक है, प्रणीत। पावर ग्रिड का हेडक्वार्टर्स है गुड़गांव या गुरुग्राम, इंडिया में, हरियाणा में। किस IIT टीम ने कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स IIT खड़गपुर ने। तो फ्रेंड्स, ये 5 लोग इसमें शामिल रहे IIT खड़गपुर से। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना, ये कोरनेट ग्लोबल जो ये चैलेंज हुआ है, ये रियल इस्टेट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में केवल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसने जीता है? IIT खड़गपुर ने जीता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा इंडिया में पहली बार हुआ है कि पहली बार इंडिया की किसी टीम ने ये कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज जीता है। तो जब भी हम इंडिया में कोई भी चीज़ इस तरह की इवेंट होती है जो फर्स्ट टाइम हो रही हो, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया गया है। और जो ये कोरनेट ग्लोबल है, इसका हेडक्वार्टर्स एटलांटा, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट्स? उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। व्हाट इज द थीम ऑफ बिहार दिवस 2021 विच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 22? जल जीवन हरियाली। विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21? इंडिया लीजेंड्स। Dilip Kumar Manshuklal Gandhi, who died due to COVID-19, was the leader of which political party? BJP. Name the author of the execution of Bhagat Singh, legal heresies of the Raj. And the answer is Satvinder Singh Jas. अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स देखिए, हमारे करंट अफेयर्स पे जो है लगभग 2000 तक
आप लोग एस्पिरेंट जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि डेली देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स केवल कुछ ही गिने चुने मात्र 18-20 ही एस्पिरेंट्स हैं जो असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए, वरना इस इनिशिएटिव का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे फिर इसको आगे कर पाएंगे। इन असाइनमेंट क्वेश्चंस को भले ही आप चाहे गूगल पर सर्च कीजिए, ठीक है, अगर आप एक चीज़ सर्च करते हैं तो आपको 10 चीज़ें उसके सामने आपको निकल के आती हैं। इसी तरह से नॉलेज बढ़ती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप ज़रूर बताइए कीजिए। अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप सर्च कर सकते हैं खुद से और बता सकते हैं। राजाजी नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन बांग्लादेश? Swarnim International Shivratri Festival was celebrated in which state? What was the theme of Hunar Haat recently organized in Bhopal, Madhya Pradesh? National Crime Records Bureau celebrated its 36th Inception Day on which date? तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स साथ ही आप सभी हमें टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।